Hello learners, this is your trainer and mentor Aishwarya Seth welcoming you all to India's first social and revolutionary YouTube channel of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, where the whole India is getting complete quality education at zero cost. Here we are providing you the full-fledged coachings of UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, NTT, ETT, BEd, MEd and much more absolutely free of cost throughout India. During this lockdown crisis, our mission is to impart 100% free total education regarding various competitive exams, especially to those students who are not able to avail these exclusive coachings due to any kind of constraints. So learners, subscribe this channel and get complete coachings 100% free all over India. So in UGC professional series, the higher education, which is the 10th unit of UGC paper 1 is going on, in which its subtopic of policy, governance and administration is currently running on this channel. So let's continue the same series of policies, governance and administration. This is the part 9 of the same series. तो ये लास्ट सब टॉपिक है हायर एजुकेशन का, और इसका भी पार्ट 9 जो है ये आज लास्ट पार्ट है इसी सीरीज़ का भी, पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। और आज जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, हायर एजुकेशन फुल फ्लेज कंप्लीट हो जाएगा। ये आज लास्ट प्रेजेंटेशन है हायर एजुकेशन होल की, ठीक है जी। और अभी स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने क्या पढ़ना है पार्ट 9 में। अब ये पार्ट 9 क्यों है? बिकॉज पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पहले 8 वीडियोस जो है मैं लॉन्च कर चुकी हूँ, ठीक है जी। पिछले 4 वीक से जो है हायर एजुकेशन टोटल मैंने कराया है। 4 वीक्स की जितनी भी वीडियोस मैंने लॉन्च करी हैं टोटल जो है हायर एजुकेशन मैंने करवाया है। और लास्ट ऑफ टॉपिक जो चल रहा था दैट इज़ पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भी 9th पार्ट जो है 9th वीडियो है। इसके 8 भाग जो है वो पहले लॉन्च कर चुकी हूँ। तो आज अगर ये सारी वीडियो के बाद हमारा हायर एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज क्या करना है, इम्पॉर्टेंट अथॉरिटीज़ एंड डिग्नेटरीज़, इम्पॉर्टेंट अथॉरिटीज़ एंड डिग्नेटरीज़। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का लेक्चर। ये पूरे जो पॉइंट्स है क्रक्स में मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं और साथ में स्टार भी लगाए हुए हैं कि पिछले 10 ईयर पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन बार बार प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से, वाइस प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से, प्राइम मिनिस्टर के पर्सपेक्टिव से, कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी। ये सारा जो है ये आज मैंने कवर किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन। और ये बहुत ही आज की जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पेपर क्रैक करना है UGC पेपर 1 और हायर एजुकेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और पिछले 10 ईयर पेपर्स में जो है जो भी आया हुआ है सारा कुछ कवर किया है मैंने, ठीक है जी। बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है आपके लिए। तो चलिए प्रेसिडेंट का हम देखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट अथॉरिटीज़ एंड डिग्नेटरीज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हम करेंगे, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे? सो प्रेसिडेंट होता क्या है? प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट। एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं, लेकिन पूरे इंडिया को यहाँ पे स्टेट जो है कहा गया है। प्रेसिडेंट जो है पूरे इंडिया का, दैट मीन्स पूरे स्टेट का हेड होता है। एंड ही इज़ नोन एज द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट सिटीज़न किसको हम मानते हैं? प्रेसिडेंट को। उसके बाद फिर सारे पीपल की जो है काउंटिंग शुरू होती है कि कितने जो है पॉपुलेशन, कितने करोड़ पॉपुलेशन जो है वो प्रसिस्ट करती है इंडिया में। लेकिन सबसे पहले अगर हम काउंटिंग की बात करें तो फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है हम काउंट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है जी। और आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट का पूरा जो है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है जी। इसके ऊपर मैंने स्टार भी लगाया हुआ कि ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज़ आर्टिकल 52। इसमें प्रेसिडेंट की फुल ऑन जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑफिशियल वर्क्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर एक चीज़ जो है वो इसमें मेंशन की गई है, ठीक है जी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो कौन से आर्टिकल में मैंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आर्टिकल 52 में है, ठीक है जी। सो प्रेसिडेंट हैज़ नॉमिनल एग्जेक्टिव अथॉरिटी एंड टेक सजेशंस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक नॉमिनल सी एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट के पास। एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है कि अब प्रॉपर हमने एग्जीक्यूट करना है कुछ, कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोसीजर हमने एग्जीक्यूट करना है, अप्लाई करना है, उसकी नॉमिनल अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। और प्रेसिडेंट जो है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से सजेशंस, रिकमेंडेशंस लेता है ताकि वो आगे जाके डिसीजन जो है वो ठीक ले पाए, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए ले पाए, ठीक है जी। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। और प्रेसिडेंट का एक और जो है बहुत बड़ा योगदान है किसमें, डिफेंस फोर्सेस में। तो डिफेंस फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम कमांडर की पोस्ट भी जो है प्रेसिडेंट की ही होती है।
सो ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। ठीक है। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए, कौन ऐसा पर्सन है जो है वो प्रेसिडेंट बनने के लायक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। मिनिमम एज इज़ 35 ईयर्स। ठीक है जी, 35 से कम पर्सन जो है प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। 35 इज शुड बी द मिनिमम एज। ठीक है जी, 35 और 35 प्लस। ठीक है जी, और ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, बाहर का सिटीजन नहीं होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है। क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब इसका जो है जैसे कि लोकसभा में सीट लेने के लिए जितनी भी क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो सेम क्वालिफ़िकेशन चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए भी। ठीक है जी, सो क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है जी, लोकसभा में सीट हासिल करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो सेम क्वालिफ़िकेशन जो है वो प्रेसिडेंट में भी एटलीस्ट होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन में भी एटलीस्ट होनी चाहिए। डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और ही डू नॉट और शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, की बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी वो ना कमाता हो। ठीक है जी, कि जिसमें सिर्फ प्राइवेट वेलफेयर ही हो, अपना अपना वेलफेयर हो, सोसाइटी का प्रॉफिट जो है वो देखना चाहिए, ना कि अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट उसके पास ज़्यादा ना हो। सो ये सारे क्वालिफ़िकेशंस हैं किस तरह से प्रेसिडेंट जो है वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम कंसिडर करते हैं। एंड अब प्रेसिडेंट जो है उसके सिलेक्शन और इलेक्शन कैसे होती है। ठीक है जी, अब जहाँ जहाँ पे मैंने देखिए फर्स्ट प्रेजेंटेशन में भी जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाया है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है जी, इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, कि किस तरह से प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किया जाता है। वैसे तो ये होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, कि हम या आप इसके लिए वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक है जी, इसके लिए जो इलेक्शंस होते हैं वोटिंग करते हैं, उसका अलग क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले देखिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड, सबसे पहले क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब आम जनता इसको चूज़ नहीं करती है अपने प्रेसिडेंट को, डायरेक्टली नहीं ये चूज़ होता, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। सो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ बोथ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये कैसे इलेक्शन होते हैं, कौन कौन से जो मेंबर्स हैं उसमें वोट डालते हैं। दे आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा विच कंप्राइजेज द इलेक्टोरल कॉलेज राइट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये वाले जो मेंबर्स हैं ये उसके लिए वोट डालते हैं, वोटिंग यही करते हैं। ठीक है जी, आम जनता हमारे जैसी नहीं करती है, सबसे पहली बात तो ये। सो ईसी दैट इज़ इलेक्टेड मेंबर्स, ये कैसे बनते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के जो इलेक्टोरल कॉलेज के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह से उनकी जो है मेजॉरिटी होती है वो देखते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, किन किन को वोटिंग करने का हक है, टोटल मैंने आपको बता दिया। इलेक्टेड, ये देखिए कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो वोटिंग करते हैं या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या चुनाव करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये सारे इसमें जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और ये यहाँ पे मैंने स्टार भी लगाया हुआ, तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ था। ठीक है जी, सिस्टम क्या है, सिस्टम मतलब इलेक्शन सिस्टम, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिस्टम है वो कैसा है, दैट इज़ द पीआर सिस्टम। पीआर सिस्टम का मतलब है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है जी, क्या सिस्टम है इलेक्शंस का, दैट इज़, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये मैंने स्टार लगाया हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब सबका एक एक जो है ट्रांसफरेबल वोट होता है। ठीक है जी, उसके ऊपर जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको इलेक्ट करने की प्रेसिडेंट को। ठीक है जी, सो वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होती है। ठीक है जी, ओथ कौन, मतलब जो प्रेसिडेंट जब बन जाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है तो वो कहाँ पे अपनी ओथ लेता है, मतलब शपथ कहाँ लेता है, वो लेता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। ठीक है जी, और उसकी टर्म कितनी होती है प्रेसिडेंट की, 5 इयर्स। ठीक है जी, एंड रिज़ाइन क्या करता है, अगर उसने अपना रिज़ाइन देना है, प्रेसिडेंट ने अपना रिज़ाइन देना है, ठीक है जी, तो वो किसको पकड़ाता है, वो वाइस प्रेसिडेंट को पकड़ाता है। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो रिज़ाइन वाइस प्रेसिडेंट को देकर जाता है। ठीक है जी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, एंड वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कैसे प्रेसिडेंट की जो गद्दी है या वैकेंसी है वो कैसे क्रिएट होती है। सबसे पहले, और ये आर्टिकल 62 में जो है इसका प्रावधान है, 62 इज़ फॉर द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। या तो फिर उसका टर्म एक्सपायरी हो गया, मतलब 5 साल
हो गए एक प्रेसिडेंट को बने हुए, तो उसके बाद उसके इलेक्शंस होंगे, वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। या फिर रेजिग्नेशन की अपनी विलिंगनेस से, अपने ही मतलब अपनी मर्ज़ी से अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन करे तो भी जो है वैकेंसी जो है वो क्रिएट हो जाती है। या फिर क्या है, रिमूवल। स्क्रीन के ऊपर देखिए, थर्ड इज़ रिमूवल। रिमूवल इज़ इम्पीचमेंट। रिमूवल इज़ इम्पीचमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। रिमूवल का मतलब होता है अगर प्रेसिडेंट जो है, जो करंट प्रेसिडेंट है, उसने कोई मिस अप्रोप्रिएशन की है, कुछ मिसकंडक्ट किया है या कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है, ठीक है जी, तो उसको जो है रिमूव किया जाता है, मतलब इम्पीच कर दिया जाता है, ठीक है जी। सो इसका भी हम प्रॉपर प्रोसेस पढ़ेंगे आगे जाकर। डेथ, या फिर बाय चांस ऑल ऑफ अ सडन जो है अनफॉर्चुनेटली जो प्रेसिडेंट है उनकी डेथ हो जाए, तब भी जो है वो हो सकता है वैकेंसी। और डेथ के केस में वाइस प्रेसिडेंट टेक पोजीशन विद इन 6 मंथ्स, ठीक है जी। सो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, अगर बाय चांस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उसकी पोजीशन जो है संभालता है, एंड विद इन 6 मंथ इलेक्शन शुड बी डन। और जब वो पोजीशन संभाल लेता है वाइस प्रेसिडेंट डेथ के केस में प्रेसिडेंट की, तो उसके संभालने के साथ साथ 6 महीने के अंदर अंदर जो है फ्रेश इलेक्शंस होने बहुत लाजमी हैं, ताकि जो है रिक्वायर्ड अथॉरिटी जो आ सके प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन, या उसकी इस तरह से कोई ऐसी उसने कोई मिसकंडक्ट कर दिया है या डिस्क्वालीफाई हो गया है प्रेसिडेंट की पोस्ट से वो बंदा, तब भी जो है वो वैकेंसी जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। आगे देखिए, फंक्शंस और पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट हमने बहुत डिटेल में करना है। प्रेसिडेंट का क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है ना, बहुत बार, हर अटैम्प्ट में आता है प्रेसिडेंट का क्वेश्चन, हर अटैम्प्ट में पॉलिटी के अंदर, ठीक है जी। उसकी पावर्स क्या हैं, सबसे पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट्स। प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है, पहले ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर। देखिए कितनी इसकी अथॉरिटी है। प्रेसिडेंट को हम हेड ऑफ़ द स्टेट बोलते हैं। सबसे मेन जो बंदा है, जो गवर्नमेंट का मेन जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट कहलाता है। प्रेसिडेंट कौन किस किस को अपॉइंट करता है, सो मैनी अथॉरिटीज़। प्रेसिडेंट जो है वो पीएम को, मतलब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, अदर मिनिस्टर्स या अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ठीक है जी। इसके ऊपर मैंने स्टार भी लगाया, क्वेश्चन भी आया था। और किस किस को अपॉइंट करता है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करता है। फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी अपॉइंट करता है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट को भी अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करता है, स्कैग मतलब CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको भी अपॉइंट करता है, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ UPSC, ठीक है जी, इनको भी अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करता है, मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन को भी अपॉइंट करता है, फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस कमिश्नर को भी ये अपॉइंट करता है, एंड डिफरेंट गवर्नर्स। तो ये देखिए कितनी सारी बहुत ही जो मेन पर्सनालिटीज़ हैं, मेन अथॉरिटीज़ हैं, वो सारी की सारी कौन सबके मतलब इसको, इन सब अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करने की पावर और जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट को होती है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार लगाया कि किस किस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ये सारी अथॉरिटीज़ को प्रेसिडेंट के ही हाथ में होता है उसको, इनको अपॉइंट करना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, प्रेसिडेंट कैन समन पार्लियामेंट एंड कैन डिसॉल्व लोकसभा। कि प्रेसिडेंट ही एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कभी भी किसी भी टाइम जो है पार्लियामेंट की सभा बुला सकते हैं, मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट जो है समन मतलब बुला सकते हैं, ठीक है। और या साथ ही साथ उनके पास एक ऐसी अथॉरिटी भी होती है कि वो लोकसभा को फट से जब भी चाहे, मतलब उनको लगता है कि इनको अब लोकसभा में कुछ गलत हो गया है या कोई मिस अप्रोप्रिएशन हो गई है, तो लोकसभा को मतलब एक साइन करके डिज़ोल्व भी कर सकते हैं। मतलब इतनी अथॉरिटी है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है जी। क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट की मीटिंग बुला भी सकते हैं, लोकसभा को झट से डिज़ोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है जी। थर्ड क्या है, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एमरजेंसी इन 3 केसेस। और प्रेसिडेंट के पास ही अथॉरिटी होती है कि एमरजेंसीज़ को डिक्लेयर करना ऑल ओवर द नेशन। और 3 तरह की जो एमरजेंसीज़ जो हैं वो डिक्लेयर करता है। सबसे पहले जो है नेशनल एमरजेंसी, नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी, एंड थर्ड इज़ फाइनेंशियल एमरजेंसी, ठीक है जी। नेशनल एमरजेंसी इज़ अंडर द आर्टिकल 352। नेशनल एमरजेंसी इज़ अंडर द आर्टिकल 352। पूरे देश में एमरजेंसी जो है ये लग जाती है, और कौन जो है इसको डिक्लेयर करता है ये भी पावर जो है अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी भी जो डिक्लेयर करता है वो प्रेसिडेंट करता है। एंड थर्ड इज़ फाइनेंशियल एमरजेंसी, दैट इज़ आर्टिकल 360। ये सारी की सारी एमरजेंसीज जो हैं ये प्रेसिडेंट साहब जो है हमारे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी जो है स्पेसिफिकली किसी स्टेट में जो है
स्टेट में जो है वो लागू होती है और नेशनल इमरजेंसी पूरे के पूरे नेशन में लागू होती है। ठीक है जी, तो इनके आर्टिकल्स भी अलग अलग हैं। 352 फॉर द नेशनल इमरजेंसी, 356 फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड 360 फॉर द फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी सारे पावर्स ये प्रेसिडेंट के हाथ में ही हैं। और आगे देखिए, और अभी पावर्स रहती हैं। प्रेसिडेंट कैन सिलेक्ट एंड अपॉइंट। प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट और अपॉइंट और भी किस किस को कर सकता है? चीफ ऑफ आर्मी, नेवी चीफ, एयर फोर्स चीफ। जो एयर फोर्स के, नेवी के और आर्मी के जो चीफ होते हैं, हेड ऑफ दी जो है आर्मी होते हैं, हेड ऑफ दी नेवी एंड एयर फोर्स, ये सारे हेड्स को भी प्रेसिडेंट ही जो है वो अपॉइंट करने की क्षमता रखता है, उसके पास पावर है। ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड पीस। वो किसी भी टाइम पे अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो डिक्लेयर कर सकता है कि वॉर होने जा रही है या वॉर के माहौल हैं, वो भी डिक्लेयर वही करता है प्रेसिडेंट। या फिर वॉर के बाद अब शांति जो है वो क्रिएट हो गई, वो भी डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट। तो मतलब सारी की सारी पावर्स देखिए, 90% पावर्स तो प्रेसिडेंट के हाथ में ही है। ठीक है जी। फिर मनी एंड फाइनेंस बिल कैन बी प्रेजेंटेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। पार्लियामेंट में फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल कैन ओनली बी प्रेजेंटेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। ठीक है जी, ये भी इसकी पावर में आता है, अथॉरिटी में आता है। एंड हैज़ द अथॉरिटी टू ग्रांट पार्डन इन इंडिया। हैज़ द अथॉरिटी टू ग्रांट पार्डन इन इंडिया मतलब किसी प्रेसिडेंट ही एकमात्र ऐसी अथॉरिटी है जो किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी क्रिमिनल की, या मतलब कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसको सज़ा मिली हो, ठीक है जी, उसकी पनिशमेंट कम और ज़्यादा कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। ये भी प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है। ठीक है जी, तो ये सारी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की। और लास्ट में क्या हुआ? रिमूवल एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब इनको जैसे रिमूव कैसे कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, उसकी उसकी डेजिग्नेशन है उससे रिमूव कैसे किया सकता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, ये आर्टिकल ये जो है आर्टिकल 61 में आता है। कौन कौन सी ग्राउंड्स होती हैं? ग्राउंड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, ऐसी कोई प्रैक्टिस करता है या ऐसी कोई एक्टिविटी करता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब भी जो है इम्पीचमेंट उसकी हो जाती है। ठीक है जी। इनिशिएटेड बाय ईदर ऑफ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, या तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से अगर जो है इसकी जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है दोनों हाउसेज से स्टार्ट हो सकता है। ईदर बाय, चाहे लोकसभा से स्टार्ट हो इसका इम्पीचमेंट का प्रोसेस, या फिर राज्यसभा से स्टार्ट हो। ठीक है जी। एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैज़ द कंसेंट टू रिमूव हिम। ठीक है जी। 2/3 + 2/3 दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी जो है उनको रिमूव करने में सक्षम होती है, उनका कंसेंट चाहिए होता है प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। ठीक है जी। चार्जेस साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउसेज, और जो साइन होते हैं, ठीक है जी, इम्पीचमेंट के लिए जो कंसेंट पे साइन होते हैं वो टोटल 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउसेज के होने चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद 14 डेज़ नोटिस दे दिया जाता है प्रेसिडेंट को अपनी गद्दी खाली करने के लिए। कितना नोटिस? सिर्फ जस्ट 14 डेज़ का, एक महीने का भी नहीं, सिर्फ 14 डेज़ का। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको तभी मैं आपको जो है करा रही हूँ, और ये बोर्ड के ऊपर मैंने खुद ही लिखे हुए हैं। शायद आपको थोड़ा राइटिंग समझ ना आ रही हो, लेकिन लेजिबल है और मैं साथ साथ में बोल भी रही हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टिगेशन हेल्ड एंड प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव्ड। और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन होती है कि क्या उसकी गलती हुई, क्या उसने जो है वो मिसकंडक्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो उनको रिमूव कर दिया जाता है, मीन्स इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है जो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा कि प्रेसिडेंट का जो मेन प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन क्या हो सकती है, इलेक्शन कैसे हो सकते हैं प्रेसिडेंट के, वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है प्रेसिडेंट की, उसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं, और साथ में उसकी इम्पीचमेंट। तो ये आपका बहुत ही, मैंने आपको क्रक्स करवा दिया प्रेसिडेंट के केस में। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, सो मेनी टाइम्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट अथॉरिटी क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की भी अथॉरिटी जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें मैंने आपको स्टार लगा के बताए हुए कौन कौन से पॉइंट्स आए हुए पेपर में। ये भी मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। चलो देखते हैं क्या है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर इन द कंट्री। फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिसर कौन है? हाँ जी, फर्स्ट सिटीजन या फर्स्ट हाईएस्ट कंट्री का ऑफिसर कौन है? प्रेसिडेंट। और सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे कौन आता है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और इसको
वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। और मैं आपको बता दूं, जो हमने अभी तक ये इलेक्शन का प्रोसेस किया था ना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारा का सारा सेम प्रोसेस है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर भी इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से कोई जो आपको क्वेश्चन आए, तो इलेक्शन का जो है वो भी पीआर सिस्टम से ही होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिस्टम जो है वो बिल्कुल सेम 101% सेम होता है। ठीक है जी, तो चलिए ये सेम होता है। ठीक है जी, इलेक्टोरल कॉलेज ही जो है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही जो है वोटिंग करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब पीआर सिस्टम ही होता है, जैसे प्रेसिडेंट के केस में पीआर सिस्टम होता है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी पीआर सिस्टम होता है। ठीक है जी, नॉमिनेटेड पार्टिसिपेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेज कैन वोट फॉर देयर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट कैन सॉल्व एनी इलेक्शन प्रॉब्लम ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर इलेक्शन जब इलेक्शन हो रहे होते हैं प्रेसिडेंट के भी या फिर वाइस प्रेसिडेंट के भी, दोनों के अगर इलेक्शंस में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व कौन करता है? इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एज वेल एज द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसकी भी मिनिमम एज जो है 35 होती है मिनिमम, और टर्म्स इसकी भी 5 ईयर्स होती हैं। ठीक है जी, राज्यसभा मेजोरिटी वोट्स कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट। राज्यसभा की मेजोरिटी मतलब 9 लोकसभा, यहाँ पे अगर इम्पीचमेंट करनी है किसकी? वाइस प्रेसिडेंट की, अगर रिमूवल करना है वाइस प्रेसिडेंट का, तो यहाँ पे लोकसभा 9 लोकसभा इज़ अलाउड। लोकसभा से कोई हमें लेना देना नहीं है। राज्यसभा की मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स का जो है उसमें कंसेंट होना चाहिए उनको इम्पीच करना या फिर रिमूव करने का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है? टर्म कैन बी कट शॉर्ट बाय स्पेशल प्रोसीजर स्टार्टेड विद राज्यसभा ओनली बट नॉट लोकसभा। ये जो टर्म है, ठीक है जी, मतलब जैसे 5 ईयर्स की टर्म है, ठीक है, उनको भी कट शॉर्ट कर सकते हैं विद द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स कंसेंट ऑफ राज्यसभा ओनली नॉट लोकसभा। बिकॉज वाई राज्यसभा ऑलवेज? बिकॉज द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो ऑफ द राज्यसभा। ठीक है जी, सो ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड एनी सैलरी। वाइस प्रेसिडेंट जो है, ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी सैलरी बट ही गेट अ डिजर्वेबल अमाउंट एज हिज सैलरी एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उनको एक कंपनसेशन मिलती है, एज सच सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी के लिए उसको एंटाइटल नहीं होते, लेकिन हाँ राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो के नाते उनको एक डिजर्वेबल अमाउंट दे दिया जाता है एक सैलरी के रूप में। ठीक है जी, एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है जी, तो ये वाइस प्रेसिडेंट का हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये प्रेसिडेंट हमने बहुत डिटेल में करना था, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये कट शॉर्ट में करना है बिकॉज इसमें क्वेश्चन आते हैं लेकिन इतने डिटेल में नहीं आते जितने कि प्रेसिडेंट की पोस्ट से आते हैं। ठीक है जी, तो प्राइम मिनिस्टर भी क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, एक क्वेश्चन आया था, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कहलाता है और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ़ द स्टेट कहलाता है। प्लीज़ ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हेड ऑफ़ द स्टेट कौन? हाँ जी बताइए, हेड ऑफ़ द स्टेट कौन? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कौन? वो प्राइम मिनिस्टर। ये आप प्लीज़ याद रखिएगा, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। एंड रियल एग्जेक्टिव पावर अथॉरिटी इज़ विद द पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब वहाँ पे जब अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, वहाँ पे जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है वो नॉमिनल सी होती है प्रेसिडेंट के हाथों में, लेकिन जो रियल एग्जेक्टिव अथॉरिटी और पावर होती है वो किसके हाथों में होती है? 100% प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथों में। ठीक है जी, सो टर्म इज़ नॉट एज सच फिक्स्ड। जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी टर्म एज सच फिक्स्ड नहीं होती है, बट आफ्टर एवरी 5 ईयर्स द इलेक्शन ऑफ पीएम गवर्नमेंट इज़ कंडक्टेड। बट ये एक प्रथा चलती आ रही, ट्रेंड चलता आ रहा है कि हर 5 साल बाद जो है इलेक्शन फ्रेश होने ही होने हैं। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ये सेम पीएम भी आ सकता है और किसी और कोई और पीएम भी आ सकता है, तो ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। लेकिन इसकी फिक्स, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर की फिक्स टर्म होती है, नहीं, इट इज़ नॉट एज सच फिक्स्ड, बट येस आफ्टर 5 ईयर्स द इलेक्शंस कैन बी कंडक्टेड। ठीक है जी, और होते भी हैं। सो प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग हैज़ पीएम एज इट्स चेयरमैन। जो प्लानिंग कमीशन पहले था 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है जी, उसका चेयरमैन जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर था। और आजकल जो है जो प्लानिंग कमीशन है वो आजकल एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको रिप्लेस कर लिया है नीति आयोग ने। नीति आयोग, ठीक है जी, कि जो अब नीतियाँ बनती हैं या जो प्लानिंग्स बनती हैं उनको नीति आयोग कहते हैं, प्लानिंग कमीशन नहीं कहते हैं, अब नीति आयोग कहते हैं। तो नीति आयोग का भी जो चेयरमैन है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी,
In majority of the cases, president always takes the suggestion and recommendation of the PM always. 99.9% केसेस में जो प्रेसिडेंट हैं उनको किन की रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। तो प्राइम मिनिस्टर भी बहुत बड़ी अथॉरिटी है, ठीक है जी। सो PM इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स एज वेल एज दी, और PM क्या क्या होता है? जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ द हेड ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है जी। एज वेल एज ही सेलेक्ट्स ऑल द मेंबर्स ऑफ COM मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिसमिस देम ऑल्सो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो सिलेक्शन है वो भी PM करता है अपने अकॉर्डिंगली, और उनको डिसमिस भी कौन करता है? PM ही करता है, ठीक है जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। एलोकेशंस ऑफ डिपार्टमेंट्स इज़ इन द हैंड्स ऑफ PM, और कौन से मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट हैंड ओवर करना है, ठीक है जी, वो भी ये डिसीजन कौन लेता है? वो भी डिसीजन जो है प्राइम मिनिस्टर ही लेता है, ठीक है जी। एंड सजेशंस कैन बी गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर्स टू प्रेसिडेंट इन ऑल द सिचुएशंस। 99.9% सिचुएशंस में जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को मतलब पूरी अपनी सजेशन देता है, और दे भी सकता है और उसको बता भी सकता है कि आप ऐसे से करो, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के मतलब प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारी जो हैं, ये पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, ये सारी प्राइम मिनिस्टर की हो गई, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब क्या है? डिग्निटरीज़ में सबसे पहला क्या आ गया? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट, ठीक है। इसकी क्या क्या होती है? दिस इज़ अ फेडरल कोर्ट। सबसे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट को और किस नाम से जानते हैं? ये फेडरल कोर्ट भी होती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जी जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। एलिजिबिलिटी क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए? एलिजिबिलिटी है 5 years एज अ जज, ठीक है जी। 5 साल अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जज लगना है तो उसको 5 साल एज अ जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है जी, किसी भी कोर्ट में, ठीक है जी। एंड 10 years एज एन एडवोकेट, और 10 साल अगर वो एडवोकेट का एक्सपीरियंस अगर काउंट करें तो उसको 10 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर और एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट, और या फिर वो बंदा क्या होना चाहिए? एमिनेंट ज्यूरी मेंबर होना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार कि एक ज्यूरी ऑफ दी कह सकते हैं कि जजेस बैठती है, पैनल ऑफ जजेस बैठती हैं जो फाइनल डिसीजन लेता है, तो उस ज्यूरी का मेंबर होना चाहिए वो पर्सन, ठीक है जी। या फिर इनको मतलब एलिजिबिलिटी ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट जजेस का क्या होना चाहिए? या तो 5 साल जज होना चाहिए, या ज्यूरी मेंबर होना चाहिए, या 10 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक होता है। 65 रिटायरमेंट एज, सुप्रीम कोर्ट की जज की 65 रिटायरमेंट एज होती है। CGI कैन बी अपॉइंटेड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। रिमूव भी कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है जी। सो सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट को बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? सैलरी अलाउंस चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जो भी सैलरी दी जाती है जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो किस में से दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है जी। ये एक फ़ंड क्रिएट किया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सैलरी मिलती है। और ये फ़ंड किससे, कौन से फाइनेंस से क्रिएट किया जाता है? जो हम लोग टैक्सेस देते हैं, टैक्सेस जो रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को, उससे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्रिएट होता है, उसमें से इनकी जजेस की सैलरी जो है वो दी जाती है, ठीक है जी। एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस कैनॉट बी डिमोटेड एंड कैनॉट बी प्रैक्टिस एल्सवेयर। ये एक खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन भी आता कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कभी डिमोट नहीं किया जा सकता, और वो कहीं और भी एज ए सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज हो तो वो कहीं और किसी और कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये भी उसके ऊपर बाइंडिंग होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? रिमूवल कैसे किया जाता है जज का या CGI का? CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर किसी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल कैसे कर सकते हैं? या तो पार्लियामेंट में, ओनली बाय द पार्लियामेंट। 3 तरह के प्रोसीजर होते हैं, ओनली बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, एंड थर्ड इज द फाइनल सिग्नेचर इज फ्रॉम द प्रेसिडेंट, ठीक है जी। तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाएं तो कोई भी जो जज है या CGI है उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? एक नोट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। देयर कैन बी 1 हाई कोर्ट ऑफ द 2 स्टेट्स। मैं आपको बता रही हूँ कि 2 स्टेट्स की एक सिंगल हाई कोर्ट भी हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन मैं आपको पहले एडवांस में बता दूँ
कि देयर कैन बी वन हाई कोर्ट ऑफ द टू स्टेट्स, दो स्टेट्स की एक कंबाइंड एक जो है वो हाई कोर्ट भी हो सकती है। इट्स वेरी मच कॉमन, ठीक है जी। सो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं आजकल, जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है? मिस्टर शरद अरविंद बॉब्डे। ये देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है करंट CGI, जो आजकल जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका नाम है शरद अरविंद बॉब्डे, ठीक है जी। आपको कई कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है करंट कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट 214 आर्टिकल 214 के अंडर आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आपको पता है हाई कोर्ट के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन क्या है? उसको या तो 10 साल का जज का एक्सपीरियंस हो या वो 10 साल एडवोकेसी का एक्सपीरियंस हो एज अ एडवोकेट, ठीक है जी। तो वो जो है हाई कोर्ट का जज बनने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है, ठीक है जी। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ 62। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 ईयर्स में रिटायर होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस 62 ईयर्स में रिटायर होते हैं, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, ठीक है जी। ट्रांसफरेबल जॉब होती है, कोई भी जज है हाई कोर्ट का वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में उस पर ट्रांसफर हो सकती है आराम से, ठीक है जी। सैलरी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मेड फ्रॉम द टैक्सेस ऑफ पीपल। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है जी, ये कैसे बनता है, ये फंड कैसे क्रिएट होता है? हम जो टैक्सेस देते हैं टैक्स अमाउंट से क्रिएट होता है, और उस फंड से जो है वो हाई कोर्ट के जजेस की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो है सैलरी दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि सैलरी कहाँ से दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन आजकल तो अबॉलिश हो गई, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग कहते हैं, ठीक है जी। बट फिर भी कोई एक आधा क्वेश्चन, क्योंकि अब पिछले 10 ईयर्स में से प्लानिंग कमीशन में से क्वेश्चन आया हुआ, तो मैंने इसका थोड़ा सा आपको पाठ भी कराया है कि प्लानिंग कमीशन जो है इसकी भी 5 साल की होती, हर 5 साल में जो है प्लानिंग कमीशन जो है वर्क करता था, प्लानिंग करता था। इट्स आइडिया जनरेटेड बाय, हाँ प्लानिंग कमीशन का जो आइडिया, इस पे जो है क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार कि प्लानिंग कमीशन जो है उसका आइडिया किसने जनरेट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्लानिंग कमीशन का कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। जो इनके चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर हैं। आजकल प्लानिंग कमीशन जो है उसको बोलते हैं नीति आयोग, उसके भी चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। कब इस्टाब्लिश हुई है प्लानिंग कमीशन? 1950 में इस्टाब्लिश हुई थी। इट इज़ नॉट मैंशन, हाँ यहाँ पे जो मैं आपको बताती हूँ प्लानिंग कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इस पर भी बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लानिंग कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बिकॉज इसका प्लानिंग कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई मेंशनिंग नहीं है। ये खुद ही आइडिया जनरेट करके, खुद ही जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको जो है इसका आइडिया जनरेट किया और इंडिया में इसको लागू कर दिया गया। लेकिन इसका कोई भी, प्लानिंग कमीशन इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है जी। तो ये प्लानिंग कमीशन का था। नेक्स्ट चलते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स एंड द फाइनेंस कमिश्नर इज़ इंडिविजुअली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 5 ईयर्स इसकी टेन्योर होती है। टू डिस्ट्रीब्यूट मनी रेवेन्यू फंड्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कि फाइनेंस कमिश्नर जो है या फाइनेंस कमीशन का मेन मकसद क्या है? टू डिस्ट्रीब्यूट मनी रेवेन्यू फंड्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है कौन? फाइनेंस कमीशन ही डिस्ट्रीब्यूट करता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी। और आजकल कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 15th फाइनेंस कमीशन इज़ करंटली ऑपरेटेड। आजकल जो चल रहा है ये कौन सा वाला चल रहा है? 15th नंबर पे। इसके पहले 14th जो है फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं और ये वाला 15th फाइनेंस कमीशन जो है प्रेजेंटली रन कर रहे हैं। और इनके जो हेड हैं, जो चेयरमैन हैं वो क्या हैं? NK सिंह जी। प्रेजेंटली 2020 NK सिंह जी जो है फाइनेंस कमीशन के हेड हैं, चेयरमैन हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये इस्टाब्लिश हुई थी 1952 में, ठीक है जी। और इनके भी चेयरमैन कौन है जी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनके चेयरमैन हैं, ठीक है जी। डेवलपमेंट इन दी सेंट्रल और स्टेट, मतलब इनका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या मेन मोटो है? टू डेवलपमेंट इन दी सेंट्रल और स्टेट, मतलब कोई भी डेवलपमेंट है, वेलफेयर है, सोसाइटी का डेवलपमेंट है, ठीक है जी। चाहे वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट है, कोई भी डेवलपमेंट है ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है, ठीक है जी। एंड CMs ऑफ ऑल द स्टेट्स, मतलब जो आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं, CMs ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड गवर्नर इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी ND प्रोग्राम व्हेन इट इज़ स्टेट लेवल
डेवलपमेंट, जब भी स्टेट लेवल डेवलपमेंट की बात आती है, जब भी एक स्टेट को डेवलप करने की प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनती हैं, उस प्लानिंग के दौरान कौन कौन मौजूद होते हैं? ऑल द CMs ऑफ ऑल द स्टेट्स, गवर्नर्स इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी ND प्रोग्राम स्पेशली फॉर द स्टेट डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो ये सारी कमेटी मेंबर्स होते हैं जब स्टेट डेवलपमेंट की बात आती है। ठीक है जी, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट प्रेजेंटेशन, इलेक्शन कमीशन के जो आजकल के जो हेड हैं, ठीक है जी, इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका नाम है सुनील अरोड़ा जी। जो करंटली जो है वो इलेक्शन कमीशन के हेड हैं, दैट इज़ द सुनील अरोड़ा जी। ठीक है जी, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमिश्नर भी या इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ठीक है जी, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब जैसे कि प्लानिंग कमीशन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं थी, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है दिस इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है जी, सो रिमूवल बाय पार्लियामेंट प्रोसीजर एंड सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर कोई भी इलेक्शन कमिश्नर या कोई इलेक्शन कमीशन का मेंबर कोई भी मिसकंडक्ट करता है तो उसका रिमूवल जो है प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है जी, एंड पार्लियामेंट में उसमें जो है पार्लियामेंट की कंसेंट होता है, प्रेसिडेंट साइन करता है उसके रिमूवल में। एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन ऑल्सो बी हेल्ड टू रिमूव बिकॉज ऑफ वोटिंग। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं, उनको भी वोटिंग, मतलब जो पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, उन वोटिंग के थ्रू जो है उनको इम्पीच या रिमूव किया जा सकता है। जो करंट जो है वो आजकल कौन है जी, इलेक्शन कमीशन के हेड जो हैं वो है सुनील अरोड़ा जी। ठीक है जी, 2020 के। नेक्स्ट चलते हैं, दो तरह की और आती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। सबसे पहले हम ये देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो क्या है जी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि हु इज़ नोन एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। हाँ जी, कौन सी पोस्ट है जी, हाँ जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ नोन एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। और उसको ये भी कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। अगर आपको क्वेश्चन है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री या फिर फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ये दोनों डेजिग्नेशंस किसको जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो ही एडवाइसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीगल मैटर्स। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो मेन जो पोजीशन है या प्रोफाइल है, ही ऑलवेज एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डिफरेंट लीगल मैटर्स। ठीक है जी, सो ही इज़ गुड लॉयर, ही इज़ अ गवर्नमेंट लॉयर एंड इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है जी, इनको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। और ये गवर्नमेंट, इनको ये भी कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट लॉयर हैं। ठीक है जी, बिकॉज गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स को देखते हैं। ठीक है जी, एंड सेम क्वालिफिकेशन एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। जो हमने अभी पढ़ा ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सेम ही क्वालिफिकेशन जो हैं किसकी होती हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सेम क्वालिफिकेशन होती है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं एज दी सुप्रीम कोर्ट जज के। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ जो करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं के वेणुगोपाल। सो के वेणुगोपाल इज़ द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ जी, बताइए जी, आजकल का जो प्रेजेंट जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, के वेणुगोपाल जी हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग जिसको बोलते हैं, कैग शॉर्ट फॉर्म कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हाँ जी, ये क्या होते हैं, इनका मेन क्या होता है, ही इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। अब आप बड़े अचंभित रह गए होंगे कि पब्लिक पर्स क्या है। पब्लिक पर्स वही है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया था कि जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसको ही हम जो है वो लीगल टर्म्स में बोलते हैं पब्लिक पर्स। तो पब्लिक पर्स का पूरा जो है वो करता कौन है जी, गार्डियन कौन होता है, यही होते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ही सबमिट्स रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर रिगार्डिंग दी एक्सपेंडिचर। जो भी खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, ठीक है जी, कुछ भी आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, वो जा रहा है, सारे के सारे जो रिपोर्टिंग है, ठीक है जी, वो कौन करते हैं, वो करते हैं कैग। ठीक है जी, टू दी प्रेसिडेंट और दी गवर्नर।
किसको देते हैं इनकी रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं और गवर्नर्स को देते हैं। सो रिमूवल सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनका भी जो रिमूवल है इम्पीचमेंट है, सेम प्रोसीजर होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा। और करंट जो हैं, करंट CAG, करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं वो हैं राजीव महर्षि जी। मिस्टर राजीव महर्षि इज़ द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है करंट जो है, उनका नाम है KK वेणुगोपाल, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा आज की जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हुई। जल्दी से इस वीडियो को जल्दी से लाइक का बटन दबाएं, लाइक करें इस वीडियो को, ठीक है जी। और आपको मैं बता दूं, एक अनाउंसमेंट भी करनी है। प्रेजेंटली इसी सेम चैनल पे जो है वो CTET PTET NVS KVS के भी जो है कोचिंग चल रही है, साथ में UGC हिंदी पेपर 2 की भी कोचिंग चल रही है। रोज़ के रोज़ हम जो है 3 वीडियोज़ लेके आते हैं आपके लिए, एक UGC पेपर 1 के लिए, एक UGC पेपर 2 हिंदी के लिए, और एक जो है CTET PTET NVS KVS की सोशल साइंस की सीरीज़ चल रही है उसका, ठीक है जी। और हम आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके सजेशंस हैं, आपके कोई क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपना इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। इसको लाइक करें, शेयर करें। और आज जो है पूरा का पूरा हायर एजुकेशन एज़ पर द UGC पेपर 1 हायर एजुकेशन इज़ टोटली कम्प्लीटेड। अब हायर एजुकेशन का कोई भी टॉपिक नहीं रहता है। लास्ट टॉपिक चल रहा था कौन सा, पॉलिसीज़ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, उसकी भी लास्ट प्रेजेंटेशन पार्ट 9 जो है आज ख़त्म हो गया है। तो पूरा का पूरा 101% जो है हायर एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो भी हमने थ्रू आउट द वीक जो है हायर एजुकेशन में किया पॉलिटी में, उसके क्वेश्चंस जो है मैं लेके आऊँगी, ठीक है जी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय फॉर नाउ।